आज हमारे साथ हैं राजस्थान की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार। वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू। आपको राजनीति में आने का कैसे इंटरेस्ट आया? शुरू से पापा की ये इच्छा थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़ के मतलब समाज में अपना एक नाम रोशन करें। तो शुरू से जो है पापा ने हमारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। पापा सिर्फ मेरे को एक आवाज़ देते थे सुबह 4 बजे, केवल एक आवाज़ देते थे कि उठना है, और मैं 4 बजे उठ के और पढ़ाई करना शुरू कर देती थी। 85 में 10th क्लास पास करी थी। उस समय 10th में मेरा फर्स्ट डिवीज़न बना था। मेरे हस्बैंड भी जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ फिर जब मैंने आगे पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखी। मैंने उसके बाद में पीएचडी करी, फिर एलएलबी करी। एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। फिर एलएलएम करी। एलएलएम में भी मेरा हाईएस्ट परसेंटेज थे। फिर मैंने ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा किया। तो पढ़ाई जो है वो रेगुलर चलती रही। फिर जब 2008 में जब मुझे पहली बार जब टिकट मिला था, और जब मैं टिकट लेके जब हम गाँव में गए, तो हमारा पूरा गाँव जो है वो एक हो गया। और जब उन्होंने देखा कि हमारे गांव की बहू जो है टिकट लेकर आई है, और पूरे गांव में एक शादी जैसा माहौल हो गया था कि महिलाएं जो हैं आज भी पर्दा करती हैं, और फिर हम एक ऐसी महिला देखते हैं जो इतने यहाँ से आए, जो इतना पढ़ी लिखी और पॉलिटिक्स में आई। तो आप देखते हैं कि राजस्थान में ये बदल रहा है। धीरे धीरे जो है महिलाओं के अंदर जैसे पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ रही हैं। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब देखा जाए तो 50% जो है आधी आबादी महिलाओं की है, और वो 2020 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लेकर आए कि राजनीति के अंदर महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। उनको 33% आरक्षण देने का जो उन्होंने उसमें प्रोविज़न किया है। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ हैं राजस्थान की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, जो कि राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी और महिला और बाल विकास मंत्रालय का दायित्व संभाल रही हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स में 16 साल दिए हैं, और जिसमें से 4 बार इन्होंने विधायकी का इलेक्शन लड़ा है, और 2 बार ये जायल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़कर विजेता हुई हैं। आज हम उनका जानते हैं राजपथ। वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू मैम, आज आपके सामने हम लोग आए हैं। हम प्रजातंत्र हैं, एक ऐसी संस्था जो उन लोगों की हेल्प करते हैं जो कि ज़मीनी स्तर से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स में आते हैं और देश की राजनीति में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों में से आप हैं, जिनकी आज हम कहानी सुनकर ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं, खासकर वो महिलाएं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, वो कैसे आपसे इंकरेज होकर पॉलिटिक्स में आए और देश की राजनीति को आगे बढ़ा कर लेके जाएं। तो आज मैम हम आपका राजपथ जानेंगे। तो मैम, बचपन से आपको राजनीति में आने का कैसे इंटरेस्ट आया? आपकी पैदाइश कहाँ की है? आपका बचपन कैसा रहा है और आपका परिवार का माहौल कैसा था? देखिए, मेरा जो बर्थ प्लेस जो है वो ब्यावर में रहा है, और मेरे फादर जो थे स्कूल टीचर थे। हम लोग 6 भाई बहन थे, और शुरू से ही पापा की ये रहती थी इच्छा कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और पढ़ाने में उनका, चूँकि खुद टीचर थे, तो बच्चों को आगे बढ़ाने में, चूँकि मैं सबसे बड़ी थी, और हम लोग 6 भाई बहन हैं। हम 4 सिस्टर और 2 ब्रदर हैं। दोनों ब्रदर मेरे छोटे हैं। और तो उनका ये शुरू से था कि मैं अपनी बच्चों को आगे बढ़ाना है, मुझे बेटी को पढ़ाना है मुझे। और शुरू से बस वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते थे, क्योंकि देखो पापा यही कहते थे कि बुद्धि जो है उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। जितना आप उसको यूज़ में लोगे और जितना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप जब अपने पढ़ाई के बलबूते पर जब आगे बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से जो है समाज भी उसको स्वीकार करेगा। तो पापा ने जो है, शुरू से पापा की यही इच्छा थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़ के मतलब समाज में अपना एक नाम रोशन करें। तो शुरू से जो है पापा ने हमारी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। और पापा जो है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब 10th क्लास की बात बताऊँ मैं, जब उस समय ये होता था कि पापा सिर्फ मेरे को एक आवाज़ देते थे सुबह 4 बजे, केवल एक आवाज़ देते थे कि उठना है, और मैं 4 बजे उठ के और पढ़ाई करना शुरू कर देती थी, मतलब बुक्स वगैरह हाथ में लेके। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जब 10th क्लास में, उस समय जब मैंने 85 में 10th क्लास पास करी थी, उस समय 10th में मेरा फर्स्ट डिवीज़न बना था। तो
उस समय एक राजस्थान बोर्ड के अंदर अलग से एक पेपर निकलता था, जब रिजल्ट आता था तो शाम को इवनिंग जब पेपर होता था कि भाई आज रिजल्ट निकला है, तो उसमें जब सबको पता चला कि मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया है, तो पूरे मतलब पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी में खुशी का माहौल हुआ। और रात को ही मुझे याद है कि पापा ने फिर 10 बजे मिठाई की दुकान खुलवा के और वहाँ पे लड्डू बँटवाए पूरे मोहल्ले में। और दूसरे दिन मुझे ये मतलब सब लोग घर पे आके और पापा को बधाई दे रहे थे कि आपकी बेटी का फर्स्ट डिवीज़न आया है। मतलब उस दिन फर्स्ट डिवीज़न बहुत मायने रखता था। उस समय मेरे 65 परसेंटेज बने थे। आजकल तो बच्चों के 95, 90 से अबोव परसेंटेज बनते हैं फिर भी। उस टाइम की और फर्स्ट उस डिवीजन समय वो की फर्स्ट 65। डिवीज़न बहुत मायने रखती थी और उसी समय मैंने ये सोच लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है। और फिर उसी तरह से आगे बढ़ते गए और हमारा जो है इस तरह मेरी एजुकेशन में मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप होता गया और फिर पापा भी पढ़ाते थे मुझे, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा था। तो मैम मैंने जैसे पढ़ा है कि आप पीएचडी करी हुई है आपने, आप डॉक्टरेट हैं और आपने लॉ की पढ़ाई भी करी है और आप प्रोफेसर थी, आपने काफ़ी साल पढ़ाया हुआ है, अभी भी इनफैक्ट आप पढ़ाते हैं। तो एक एकेडमिक बैकग्राउंड से पॉलिटिकल बैकग्राउंड का जो स्विच था कि मतलब परिवार में कोई ऐसा माहौल था पॉलिटिक्स में जाने का, या आपको ऐसा लगता था कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, या आपने किसी को देखा कि अच्छा मुझे इसकी तरह बनना है, वो कैसे आपके अंदर आया? देखिए, बचपन में तो मेरे पापा मेरे रोल रोल मॉडल हुआ करते थे और अभी भी हैं ये पापा तो मुझे ये पापा जो है हमेशा न्यूज़पेपर देखते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे और न्यूज़ सुनते थे। तो धीरे-धीरे मेरा भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ाई के ऊपर पापा का बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता था और मेरे को हमेशा बस यही कहते थे कि अपने को पढ़ाई करनी, आगे बढ़ना है तुम्हें। तो इस तरह से जब मैंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया, फिर मुझे ये लगा कि जब पापा इतना अपने ऊपर ध्यान तो मैंने एक ही उसमें जब मैं एमकॉम कर रही थी उसी समय मेरी नेट क्लियर हो गई थी। उसी समय मैंने स्टेट लेवल का जो हमारा टेस्ट होता है, वो भी मैंने उसी ईयर में मैंने पास कर लिया और मेरी इच्छा थी कि मुझे भी जो है एकेडमिक साइड में जाना है। फिर उस बेस के आधार पर जो है मेरा इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जब सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे जब मैंने जॉइन किया था तो वहाँ जो हमारे प्रोफ़ेसर्स लोग थे, प्रोफ़ेसर कैलाश सोडानी जी जो थे, अभी वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और मैंने जिनके अंडर में पीएचडी की है, प्रोफ़ेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत जो थे, जो हायर एजुकेशन के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप जब उन्होंने मेरी एजुकेशन प्रोफ़ाइल देखी, तो मुझे उन्होंने यही बोला कि आप आगे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की आप तैयारी करो। और आप जब आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से जो आप आगे बढ़ोगे तो जब उसके बाद शादी हो गई थी, जॉब से पहले मेरी शादी हो गई थी, एक बेटी भी हो गई थी मेरे। तो मैंने देखा गर्ल्स के लिए मतलब महिलाओं के लिए जो सबसे अच्छी जॉब है वो एकेडमिक ही है कि एकेडमिक मतलब स्कूल बैकग्राउंड से कॉलेज मानते हैं में। हम। तो फिर जब उन्होंने मुझे मोटिवेट करना किया कि आप लोग जो है आगे इस तरह उसके बाद मैंने चूँकि उसी लाइन में थी तो फिर मेरे हस्बैंड भी जो हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं। तो पढ़ाई के साथ-साथ फिर जब मैंने आगे पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखी। मैंने उसके बाद में पीएचडी करी, फिर एलएलबी करी, एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। फिर एलएलएम करी, एलएलएम में भी मेरे हाईएस्ट परसेंटेज थे। फिर मैंने ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा किया, तो पढ़ाई जो है वो रेगुलर चलती रही। फिर धीरे-धीरे ये हुआ कि कुछ इस तरह सा मोड़ आया कि चूँकि मैं जो बचपन था ब्यावर में और पापा का पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट था। पापा ने भी एक बार जो है विधायक के टिकट के लिए काफ़ी ट्राई भी किया था। तो शुरू से मतलब मेरे पापा की एक सपना था कि मेरे बच्चे जो है आगे बढ़े और मेरा जो ब्रदर है वो भी 3 बार अभी तीसरी बार पार्षद है। हालाँकि उनकी जो विचारधारा जो थी वो कांग्रेस पार्टी से थी और चूँकि हम लोग तो न्यूट्रल थे ऐसा कुछ था नहीं लेकिन धीरे-धीरे जो है हमारा जब मेरा भी पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा झुकाव होने लगा और 2008 के अंदर जब पहली बार मेरा बायोडेटा जब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी से जिससे मैंने चुनाव लड़ा है और जब उनके शीर्ष नेतृत्व के पास जब मेरा बायोडेटा गया तो उन्होंने ये देखा कि इतनी पढ़ी लिखी और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं तो उन्होंने पहली बार में ही मेरा बायोडेटा और मेरे बारे में मालूम भी कराया उन्होंने। तो उन्होंने पहली बार जब मुझे टिकट दिया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिर्फ़ मैंने अपना बायोडेटा दिया था और उस आधार पर उन्होंने चूँकि फिर विचारधारा भी मेरी उधर थी और मेरे ससुराल के अंदर जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे आर के मेघवाल साहब, वो रीको से रिटायर्ड हुए हैं रीजनल मैनेजर पोस्ट से और चूँकि उन्होंने भी जो है 2 बार एमएलए इलेक्शन लड़ा था लेकिन उनकी पार्टी अलग थी, आईडीपी
और एक बार जो है निर्दलीय से चुनाव लड़ा था उन्होंने। फिर उसके बाद में जो है, क्योंकि ससुराल में अलग माहौल था और जो है पीहर में एक अलग पार्टी का माहौल था। फिर जब 2008 में जब मुझे पहली बार जब टिकट मिला था और जब मैं टिकट लेके जब हम गाँव में गए, तो हमारा पूरा गाँव जो है वो एक हो गया। और जब उन्होंने देखा कि हमारे गाँव की बहू जो है टिकट लेकर आई है, और पूरे गाँव में एक शादी जैसा माहौल हो गया था। और उन्होंने, सब गाँव वालों ने बहुत प्रयास किया। अब चूँकि उस समय पहली बार जब 2008 की बात है, और जो मैं जिस क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा है, नागौर की जायल विधानसभा क्षेत्र है, और यदि देखा जाए तो पूरा कांग्रेसी एरिया जो माना जाता है, कि ज़्यादातर लोग जो है, चूँकि वहाँ पे कांग्रेस माइंड के थे, चूँकि पहला देखा जाए तो सभी लोग। फिर धीरे-धीरे जब हमारे गाँव वालों ने अपने जितने रिश्तेदार थे उन लोगों को, हमारी फैमिली चूँकि बहुत बड़ी है, जैसा मेरे हस्बैंड वगैरह 5 भाई हैं, उनकी 5 बहनें हैं, वैसे 10 भाई-बहन हैं, और उनकी सभी रिश्तेदारियाँ वहाँ पर हैं। सभी गाँव वाले, हमारे सारे रिश्तेदार, और एक टीम वर्क की तरह उन्होंने काम किया। और जब चूँकि मैं एक एरिया में नई थी, लेकिन मेरे जो परिवार हैं, मेरे से जो हमसे जस्ट बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, वो पीडब्ल्यूडी में हैं, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी, हमारे परिवार की भी बहुत अच्छी वहाँ पे गुडविल है, ससुराल वाले परिवार की। तो सब लोगों ने मेहनत करी, लेकिन पहला रिजल्ट जो था वो हमारे लिए नेगेटिव रहा। हालाँकि मुझे वोट बहुत अच्छे मिले वहाँ पर, और लोगों के मन में एक धारणा, क्योंकि पहला फर्स्ट इलेक्शन था, इतना हमें वो, मैं इतना उसको सही ढंग से, हम शायद हो सकता है क्योंकि कोई ना कोई कमी रही है, इसी तरह से हम मैनेज नहीं कर पाए। हमारे सामने जो कैंडिडेट थे वो प्रधान भी रहे हुए थे, और वो 10 साल तक वहीं पे उन्होंने वर्क किया था, तो हो सकता है उनका गाँव वालों से बहुत अच्छा, वहाँ से जो क्षेत्र के लोग थे उनसे उनका बहुत अच्छा रहा था। तो उस वजह से पहला इलेक्शन ज़रूर हमने लूज़ किया था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन लूज़ करते ही सभी क्षेत्र में एक हवा थी कि हमने एक बहुत अच्छे कैंडिडेट को खो दिया, और सब लोगों के मन में ये था कि नहीं, इस बार हमें जो है बीजेपी को यहाँ से जिताना है। और सब लोगों ने ठान लिया, मतलब 4-5 साल तक हम लोगों ने क्षेत्र में बहुत लगातार मेहनत करी। उसका परिणाम ये निकला। उसके बीच में मैं जिलाध्यक्ष भी रही भारतीय जनता पार्टी ने। मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी क्वालिटी को पहचाना, और उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और उसी का ये एक परिणाम निकला कि मैंने संगठन के अंदर भी बहुत काम किया है। चूँकि हमारा उस समय संगठन के अंदर लेडीज़ को आगे लेकर आना, और पहली बार जिलाध्यक्ष बनाना, जिसमें 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं नागौर के अंदर, तो वो मेरे लिए एक सपना सा था, और मैंने बहुत अपना मतलब पूरी क्षमता के साथ में मैंने काम किया, और रिज़ल्ट भी दिया। और उसी का फिर रिज़ल्ट ये निकला कि 2013 का जो हमारा इलेक्शन था, उसके अंदर सब लोग एकजुट हो गए, उन्होंने जो है मुझे वहाँ से विधायक चुना। तो मैम, जब आप ये 2008 से 2013 का जो ट्रांजिशन था, जिसमें आप बता रहे हो कि आपने बीजेपी के अंदर भी काम करा, जिला अध्यक्ष बने, तब आपको एक टाइम भी ऐसा लगा कि मैं किस करियर में आ गई हूँ, कि मैं अच्छा भला एकेडमिक उसमें थी, मैंने मेहनत करी, मैं नहीं बन पाई, मुझे वापस पढ़ाने चले जाना चाहिए? आपको एक टाइम भी ये लगा, या आपको लगा कि यही मेरा करियर है, इसी को मुझे आगे लेके जाना है? क्योंकि हमने देखा है कि महिलाएं जो होती हैं, वो अगर लड़ती भी हैं एक बार, तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि अच्छा, हमें पहली बार सपोर्ट नहीं मिला, तो शायद हम आगे पॉलिटिक्स में बढ़ना चाहेंगे कि नहीं। तो वो हिम्मत आप में कहाँ से आई? देखिए, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी होती है, और उसमें ये प्रोविजंस होता है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि यदि आप इलेक्शन, उससे पहले हमें परमिशन लेनी होती है, यदि आप इलेक्शन लूज कर जाते हो तो आप वापस आके अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 2008 में जब उस समय मैंने परमिशन ली थी, और जब मैं लूज कर गई तो मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। लेकिन चूंकि मेरा ससुराल वहीं था, तो वैसे भी शादी के बाद में आना जाना रेगुलर लगा ही रहता था मेरे, कि हर गर्मियों की छुट्टियाँ, हर जो भी हमारे अपने होली, दिवाली, राखी वगैरह जो भी त्यौहार होते थे, तो हम गाँव में ही जाकर, मतलब बच्चों के साथ भी हम गाँव में जाके वहीं सेलिब्रेट करते थे। और चूंकि हमारा पूरा परिवार, मतलब दिवाली पे तो सारा परिवार एक रहता था, और सभी को मतलब एक ये था कि सभी परिवार एक साथ में रहे और अच्छी तरह से अपन त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करें, तो उसका एक मज़ा ही अलग से होता था। तो मेरा गाँव से बहुत जुड़ाव था। और जब 2008 में जब मैंने इलेक्शन लूज किया, तो उस समय मुझे ये लगा कि अपने साथ में इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जुड़ गए थे इतने लोग लोग आपके जुड़े साथ। हैं, इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी है,
और इतने लोग जब अपने साथ में, तो वो अपने से ये चाहते हैं कि भाई मैडम दोबारा आए, और उन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2013 में जब मुझे वापस टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया, तो बार बार मुझे यही चीज मोटिवेट कर रही थी कि उन लोगों ने जो अपने साथ जुड़े उनका क्या होगा। तो हम रेगुलर, हमारा पूरा परिवार भी उनके साथ में जुड़ा रहा, उनके जो भी छोटे मोटे काम होते थे या हमारे हमारे लेवल पे जो भी काम होते थे वो लोग हम करवाते भी थे, उनके सुख दुख में हम रेगुलर, आज भी रेगुलर अटैचमेंट है हमारा, कि मतलब मैं वीक में 2-3 दिन वहीं रुकती हूँ, आना जाना रहता ही है। तो इस तरह से रेगुलर उनके साथ में अटैचमेंट बनाए रखते थे। और चूंकि गाँव भी हमेशा महीने में 2-3 बार गाँव जाना होता था, गाँव में हमारी खेती बाड़ी भी है, गाँव में हमारा पेरेंटल हाउस भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रेगुलर उनसे जुड़ाव रखा, और उन लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए जो है हमारा रेगुलर उनसे जुड़ाव रहा, और उसी का ये परिणाम निकला कि, और मुझे हमेशा यही लगा कि नहीं, मुझे उस जगह जाके काम करना है मुझे, क्योंकि आप शिक्षा जगत में रहते हुए आपका एक, आप बच्चों को अच्छा तैयार कर सकते हो, बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ सकते हो, लेकिन जो आप जब इस फील्ड में आते हो, पॉलिटिक्स फील्ड, इसमें राजनीति के क्षेत्र में, और जब आप वहाँ से विधायक चुने जाते हो, तो आप लोगों का अच्छी तरह से काम करवा सकते हो। और लोगों को, क्योंकि विधायक का कार्य होता है विधायक जो है लॉ बनाना, कानून बनाकर जो है, और कितने सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो है आप ज़्यादा अच्छी तरह से जो है उनको मुख्य धारा में शामिल कर सकते हो, और उनको जो है उनको ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकते हो। तो मैम, आपको 2008 या 2013 का कोई ऐसा कैंपेन या कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आपको लगता हो कि अच्छा वो मेरे साथ हुआ था, वो मुझे बहुत एक्साइट करता है आज भी, मैं जब जानती हूँ कि पहली बार मैं लड़ी थी तो मैंने ये कैंपेन करा था, या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो मुझे आज तक याद है, जिसने क्या पता आपकी दिशा बदल दी हो या आपके सोचने की विचारधारा बदल दी हो कि अब मैं और मेहनत करके 2013 में आऊँगी, या 2013 में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपकी विचारधारा बदली हो, या आपको कोई ऐसा मूवमेंट याद हो आपके कैंपेन के दौरान जब आप जाके लोगों से मिलते हो, जनता से मिलते हो, ऐसा कभी आपके साथ ऐसा कोई मूवमेंट? बार बार परिवार वालों से मेरे को पूरा सपोर्ट मिला, हमारे जो क्षेत्र के जो लोग थे, इवन जो अपोजिट पार्टी के लोग भी थे, वो भी जब मुझे मिलते थे तो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। जब भी, मैं पर्टिकुलर नाम तो कोट करना नहीं चाहूँगी यहाँ पर, लेकिन जब भी मतलब मैं जाती थी तो वो मुझे बहुत ही सम्मान देते थे। मुझे ये लगता था कि मतलब अदर जो बुजुर्ग लोग, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। तो मुझे लगता था कि इन लोगों का आशीर्वाद जो है और इन लोगों की भावनाएं जिस तरह से मेरे साथ में जुड़ी हुई है, तो मुझे जरूर अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। और जब 2013 के अंदर जब मैं विधायक चुनकर गई वहां से, तो मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत काम किया, क्योंकि वहां पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और हम वहां से नागौर से 9 MLA हम लोग जीत कर गए थे, और हम सब लोगों ने एक ही डिमांड रखी कि सब नागौर जिले के अंदर हमें इंदिरा गांधी नहर का पानी लेकर आना है। और उस समय उन्होंने भी हम सब लोगों की सुनी, और मेरा तो एक ही ऑब्जेक्टिव था, मैं उन लोगों को यही कहती थी अपने क्षेत्र की जनता को, कि मुझे इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ लेकर आना है और जेल के अंदर पानी लोगों को पिलाना है, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत डाउन है, पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या है, एक ही बार बारिश होती है। और फिर 2018 अप्रैल के अंदर जब हमने वहाँ पर पानी लेकर आए हम वहाँ पर, और जब जनता को पानी पिलाया वहाँ पे, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया वहाँ पे, आदरणीय वसुंधरा जी भी आई थी, तो जनता में एक बहुत ही खुशी की लहर थी कि नहीं, जो मैडम ने वादा किया वो पूरा किया है। और जनता के अंदर जो था मेरी एक स्वच्छ छवि के रूप में है, क्योंकि मैं उस समय जब भी जो भी मेरे पास लोग आते थे तो मैं उनका आउटराइट काम कराती थी, जैसे जो भी मेरे साथ आते तो मैं उनके साथ चली जाती थी, चाहे सेक्रेटरीट जाना हो, चाहे किसी मंत्री के पास जाना हो। और अपना जो MLA लेट था वो भी, मैं जो जनता कहती थी, कोई भी आ गया मेरे पास में कि मैडम हमारे ये काम करवाना है, तो ठीक है, आपके मुझे काम तो करवाना ही है, तो मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई करप्शन का आरोप नहीं था। फिर उस समय जब 2013 से 18 के बीच में एक बार जो है हमारे प्राइमरी टीचर्स के, जो प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर्स हैं, उनका भी जब बैन खुला था, तो काफ़ी लोग मेरे पास आए थे, और जितने भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के जो भी बाहर सर्विस कर रहे थे, उन सबको जो जो एप्लीकेशन, इवन कभी इन्होंने मेरे को व्हाट्सअप कर दिया हो, कि इन्होंने मैसेज कर दिया, उन सब लोगों को मैं जो है वो जेल के अंदर लेकर आ गई। तो लोगों की एक तरफ से बहुत अच्छी तरह भावनाएं मेरे साथ में जुड़ गई थी कि नहीं, मैडम बहुत ईमानदार है, हमारी सुनती है, और बराबर मतलब जो है हमको सम्मान देती है। क्योंकि मेरा यही है कि आप बुजुर्गों को, अपने लोगों के क्षेत्र की जनताओं को जितना सम्मान दोगे, जितना उनसे आप अटैच रहोगे, और जितना विकास का काम कराओगे, इवन क्षेत्र, हमारे जेल क्षेत्र के अंदर आप देखो,
कोई बड़ी कॉलेज नहीं थी, हमने कॉलेज करवाई, कोई डाक बंगला नहीं था, हमने डाक बंगला बनवाया, हमने बड़ी रोडें बनवाई, पानी लेकर आए, हमने जगह जगह हमने ढाणियों के अंदर हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना जो हमारी चली थी उसमें हमने ढाणियों के अंदर हमने लाइटें लगवाई। मतलब मुझे एक वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन था कि मैंने जो है अपने विधायक रहते हुए मैंने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत काम किए। तो मैम जब आप इलेक्शन लड़े पहली बार और दूसरी बार, तो महिलाओं का जो आपके क्षेत्र में महिलाएं थी उनका क्या रिएक्शन था? वो देखती होंगी कि एक पढ़ी लिखी महिला हमारे बीच में से उठकर लड़ रही हैं इलेक्शन, तो वो आपके साथ जुड़ गई या उनको लगा कि अच्छा हम महिलाएं को देकर इनको आगे बढ़ाएं? क्या उनमें आपने कोई चेंज देखा? देखिए, मेरा क्षेत्र जो है जायल क्षेत्र जो है वो एक तरह से पूरा ही रूरल क्षेत्र के अंदर है, पूरा ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे वहाँ पर जो है महिलाएं बहुत कम बाहर निकलती हैं। बल्कि आप ये देखिए कि संगठन के अंदर भी महिलाओं को लेकर आना है या कोई काम करवाना है तो जेंट्स ही आते हैं। महिलाएं मुश्किल से 2-4 आ जाती हैं, वो एक अलग बात होती है, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि देखो एक महिला जो है सरपंच चुनी गई है और एक महिला जो है हमारे में से एक जो है कोई आगे विधायक जाके चुनी गई है। तो वो बाहर से देखती है और जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ तो खूब खुश होती है, गले लगाती है और बोलती है देखो आपके कितने अच्छी किस्मत करके आई हो, सब पढ़ी लिखी है, अब भाई हमें कौन पढ़ाए, हम तो उस समय के थे। और हमारे वहाँ थोड़ी पर्दा प्रथा भी थी तो महिलाएं बाहर, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा होती है कि भाई हम भी बाहर निकले और हम भी जो है देख के एक बार उनको मोटिवेशन तो मिलता ही है। और जब हम लोग जाते हैं तो देखने के लिए भी आती है, कई महिलाएं खड़ी भी रहती है, तो मैं उन लोगों के पास जाती हूँ क्योंकि जब मीटिंग वगैरह होती है तो वहाँ जेंट्स वगैरह रहते हैं तो महिलाएं वहाँ पर आती नहीं है, दूर खड़ी रहती है। तो मैं कहती हूँ महिलाओं को लेकर आओ, फिर 2-4 महिलाएं आगे आती है तो मैं उनको बिठाती हूँ अपने पास में। स्टेज पे भी कोई जनप्रतिनिधि हैं तो उनको शर्म आती है, घूंघट निकाल के बैठी रहती है, तो मैं बोलती हूँ आप बोलो माइक पे, चाहे घूंघट निकाल के बोलो, लेकिन आप बोलो। जब आप बोलोगे तो थोड़ा आपका जो है खुलोगे आप और फिर बोल पाओगे, तो उनको शर्म भी आती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है महिलाओं में आप देखिए अब चेंज तो आ ही रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है महिलाएं भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो होती है हमें देखकर। नहीं, ये तो है क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स में आज भी महिलाओं का जो स्तर है पुरुषों के मुकाबले वो थोड़ा सा कम माना जाता है, चाहे वो नीचे के लेवल पे सरपंच या पार्षद के लेवल पे हो, चाहे वो एमएलए एमपी लेवल पे हो। तो मैम जब आप 2013 में जीते उसके बाद 2018 के इलेक्शन आए, जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान एक स्विंग स्टेट है, ठीक है, बट हमने देखा है कि कई स्विंग स्टेट के कारण भी कई लोग कई सीटें जीतते और हारते। तो जब 2013 से 2018 में आप आए तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि आपको लगा कि आप इस बार नहीं जीत पाए? क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि कोई कमी रह गई थी या फिर लोगों को कोई चेंज चाहिए था, या आपको लगा कि आपने कोई कैंपेन ऐसा करा हो जिसके कारण लोगों को लगा हो कि हाँ हमें शायद इस बार किसी और को चेंज देना चाहिए? तो क्या ऐसा रहा? देखो 2008 में जब मैंने फर्स्ट इलेक्शन फाइट किया था तब उसमें उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, कांग्रेस और बीजेपी। 2013 में जब मैंने इलेक्शन फाइट किया था उस समय भी उनके पास 2 ही ऑप्शन थे। निर्दलीय वगैरह बहुत खड़े हो जाते हैं लेकिन उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, कांग्रेस और बीजेपी। लोग मुझे हराना नहीं चाहते थे, ना कांग्रेस को जिताना चाहते थे, लेकिन कुछ इस तरह से इक्वेशन बैठ माहौल गई ऐसा है, बन गया कि माहौल कुछ इस तरह का बैठ गया है कि उस समय जो है फिर कांग्रेस जो है उस समय निकल गई। कई बार इस तरह से हो जाता है कि लोग ना चाहते हुए भी, और मुझे तो पूरा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कोई इस तरह की कोई कमी छोड़ी नहीं था। अच्छा, जनता में भी कोई हमारी कोई एंटी इनकम्पेंसी नहीं थी कि भाई हमें मैडम को हराना है, ऐसा कुछ जनता में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन हो सकता है कि कुछ उस तरह की इस तरह की कोई इक्वेशन बैठी और वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई उस समय। जो वो 5 साल होते हैं वो एक कैंडिडेट कैसे बिताता है? मतलब ग्राउंड पे काम करता है ताकि वो और पावर के साथ वापस आ चुके, या किसी और चीज़ों पे फोकस करता है? तो आपका मेन फोकस हमेशा क्या रहा है जब आप पावर में नहीं थे? मतलब आप अपने आप को और सुधारते थे, और अच्छे काम करते थे, और ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ाते थे? ऐसी क्या चीज़ें आपको मोटिवेट रखती थी उन 5 साल के दौरान कि आप और अच्छे से आके वापस आए तो आप जीत गए? 2018 में जब मैंने इलेक्शन लूज़ किया तो नेचुरली यूनिवर्सिटी में मैंने वापस ज्वाइन किया था। 2-4 महीने तो खैर आपके ऐसे ही निकल ही जाते हैं कि
साहब लूज़ कर दिया है। थोड़ा लगता भी है कि अपन ने इतना सारा काम कराया कि अपने क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं था डेवलपमेंट, फिर भी हमने इतना मतलब डेवलपमेंट कराया, तो जनता विकास को वोट नहीं देती। आप में एक नेगेटिव विचार आ जाते हैं। लेकिन जब जनता जो है, जब मैं उनके बीच में गई वापस दोबारा, मतलब 2-4 महीने के अंदर वापस, चूँकि इतने सारे लोगों ने आपको वोट दिया है, उनकी भावनाएँ तो आपके साथ में जुड़ी हुई है ही है। तो जनता ने मेरे एक ही बात मुझे लगी कि लोग जो है वो मुझे हराना नहीं चाहते थे। उन्हें जिताना भी नहीं चाहते थे और मुझे हराना भी नहीं चाहते, और बार-बार वो यही चीज़ कहते थे कि साहब जो है कांग्रेस के 50 साल के कार्यकाल को एक तरफ निकाल दो और आपके जो 5 साल का कार्यकाल है उसको यदि हम एक तराजू में तोलें तो अपना जो आपका जो पलड़ा है वो हमेशा जो है वो भारी रहेगा। और जायल को आपने एक तरह से मतलब एक सिटी के रूप में उनको डेवलप किया। आपने इतने सारे वहाँ पे काम करवाए हैं। इवन मैंने वहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप करवाया है वहाँ पे। तो इतने सारे जब आपने काम किए तो जनता को ये समझ में आया कि विकास का काम जो हमारे हुआ है, क्योंकि जनता जो है विकास को ही वोट देती है, और आपने अपने क्षेत्र में कितने काम कराए। आपके ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, आपके ऊपर कभी इस तरह का नहीं है कि आपने किसी कार्यकर्ता के साथ में उसको सम्मान नहीं दिया हो, इस तरह का कोई भी आरोप नहीं था। तो जब मैं जाती थी तो इवन जो अपोजिशन के लोग थे वो भी मुझे कहते थे कि साहब ईमानदारी में आपका पहला नंबर है, आपने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो तो उस समय की अलग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतनी जनता मेरे साथ में जुड़ी और मेरी 1% भी वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं थी और लोग प्रशंसा ही प्रशंसा करते थे। तो मैं ये सोचती थी कि मतलब मैं तो हार के भी जीती हुई हूँ कि इतना सम्मान मिलना, जनता में इतना प्यार मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है मुझे, और जनता के साथ में मेरी इतनी भावनाएं, मतलब जनता की भावनाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं हर बार, जैसे महीने में 3-4 बार राउंड होता ही था अपने क्षेत्र के अंदर, हर सुख दुख में मैं उनके जाती थी, शादी ब्याह होते थे तो जाती थी, कहीं भी उनकी कोई गम का माहौल हो जाता था तो मैंने एक भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ मुझे मालूम हो और मैं वहाँ नहीं पाऊँ। मैं पूरा प्रयास करती थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ, और जाती भी थी। तो जनता का वैसे ही मेरे प्रति बहुत प्यार, को बोले साहब इस बार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस बार हम आपको दोबारा जिताएंगे। और 2000 जो है 23 का इलेक्शन देख लो, उन्होंने मुझे पूरी तरह से एक पूरा अच्छा माहौल के साथ में उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। आपका कभी अपने फादर के साथ ऐसे फ्रेंडली बैंटर होता है, क्योंकि आपने बताया कि वो किसी और विचारधारा के थे और आप किसी और विचारधारा के थे, तो आप में और उनमें कभी ऐसे कि आप जिसको सपोर्ट करते हो और वो किसी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एमएलए बनने से पहले, चाहे वो एमएलए बनने के बाद, कभी ऐसे फ्रेंडली बैंटर हो? जैसे मेरे और मेरे फादर में हमेशा ये रहता है, हम लोग दोनों अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमारे में फ्रेंडली बैंटर रहता है कि हम बोलते हैं कि अच्छा ये सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आप लोगों में भी कभी ऐसा रहा है? बिल्कुल इसी तरह से होता ही है। जैसे पापा की विचारधारा अलग थी, वो अलग पार्टी से उनकी शुरू से उस पार्टी से जुड़ाव था, लेकिन जब मैं इस पार्टी में आई तो पापा ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा कि आप जो है उस विचारधारा से जुड़े हुए हो, क्योंकि कई बार जो हेल्दी डिस्कशन तो होता ही है कि हमारे जो है हम लोग हमारी पार्टी में इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इस तरह से काम करवा रहे हैं। और आप देखो कि जैसे मैं जब आगे बढ़ी तो मैं जैसे पापा को बताती हूँ कि भाई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से योजनाएं बढ़ाई, और आप लोगों ने जो है इतने सालों तक आपने क्या किया, इस तरह से एक हेल्दी डिस्कशन तो होता ही रहता है। तो उस चीज को न तो पापा बुरा मानते ना मैं, क्योंकि वो अपनी जगह अपनी बात कहते हैं, मैं अपनी जगह अपनी बात कहते हैं, और फिर उसके बाद में आखिर जीत हमारी ही होती है, क्योंकि अब पापा जी नहीं, हाँ। ये तो होता है, ये हर परिवार में होता है कि अगर दो विचारधाराएं हैं तो एक साथ कोएग्जिस्ट करनी तो सीखनी चाहिए। तो मैम आपको कैसा, मतलब कि जैसे कि राजस्थान में हम लोग एक अपने आप में एक माहौल देखते हैं कि महिलाएं जो हैं आज भी पर्दा करती हैं, ठीक है, और फिर हम एक ऐसी महिला देखते हैं जो इतने यहाँ से आए, जो इतना पढ़ी लिखी और पॉलिटिक्स में आई। तो आप देखते हैं कि राजस्थान में ये बदल रहा है, ये ओवर द इयर्स 2008 से लेके 2024 आज चल रहा है, आपने देखा है कोई चेंज राजस्थान में महिलाओं में, जब आप पहले लड़ी थी और आज आप जब लड़ी हैं, तो क्या चेंज देखा है आपने औरतों में? क्योंकि हम लोग एक ऐसा माहौल देख रहे हैं कि आज औरतें भी उठ कर पॉलिटिक्स में आ रही हैं, बट उस स्तर पे नहीं आई हैं। तो क्या आपने चेंज देखा है इतने सालों में? देखिए, यदि हम अपने प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमारे यहाँ जो है गार्गी और मैत्री जैसी कई विदुषी महिलाएं हुई है, और यदि देखा जाए तो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास रहा है।
और धीरे-धीरे जो है उस समय की एक अलग विचारधाराएँ थी और धीरे-धीरे जो है महिलाओं के अंदर जैसे पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ रही हैं और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब देखा जाए तो 50% जो है आधी आबादी महिलाओं की है और वो 2020 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लेकर आए कि राजनीति के अंदर महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। उनको 33% आरक्षण देने का जो उन्होंने उसमें प्रोविज़न किया है और महिलाओं के लिए जैसे अब मेरा जो डिपार्टमेंट है महिला एवं बाल विकास, उसमें हम जो है महिलाओं और बालिकाओं के लिए उन्हें मतलब समाज में उनकी एक सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए उनके शैक्षणिक और उनके आर्थिक ये सब उनके सशक्तिकरण के लिए हमने कई सारी ऐसी स्कीम्स चला रखी है जो हमारी केंद्र सरकार की स्कीम्स है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, इस तरह की हमने कई स्कीम्स चला रखी है कि हम बालिकाओं को आगे बढ़ाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमने उनके लिए जो है कई तरह की राष्ट्रीय योजनाएं, लाडू प्रोत्साहन योजना जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि ताकि जो है बच्चियाँ आगे आगे बढ़े और समाज में भी उनके प्रति सकारात्मक सोच हो। और जब महिलाएं भी जो है इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा कि जो अपने ग्रुप बनाकर जब वो क्लस्टर के रूप में या ग्रुप के रूप में जब वो आगे काम करती है तो उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने कई सारी ऐसी स्कीम्स बना रखी है कि महिलाएं घर की बाहर निकले और सब तरह से वो सशक्त हुए। जैसे हम बोलते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए तो उनको जो है शिक्षा के द्वारा भी उनको सशक्त बनाना है और उनको जो है पावर भी देनी है। दोनों ही तरीके से हम उनको जब आगे बढ़ाएंगे तभी जो है उनको सशक्त हो पाएगी और उसके लिए जो है हम हमारी सरकार भी प्रयत्नशील है, चाहे हमारी सेंट्रल की सरकार हो, स्टेट की गवर्नमेंट है, दोनों ही उनको आगे बढ़ाने के और उसी का परिणाम आप देखिए कि जो है महिलाएं आगे आ रही है। अब चाहे वो किसी भी फील्ड में आप देख लो, राजनीति के रूप में देख लो, आप चाहे जो है बिजनेस के रूप में भी आप देख लो कि बिजनेस वुमेन भी बन के आगे आ रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हम काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको जो है बहुत ही कम इंटरेस्ट पे उनको लोन वगैरह दे रहे हैं, तो वो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत सशक्त हो रही हैं और वो आगे बढ़ रही है, अपना खुद का जो छोटा मोटा बिजनेस कर रही है, खुद के प्रोडक्ट बना रही है और फिर मार्केट के अंदर वो उस मार्केट में आके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो महिलाएं खुद भी मोटिवेट हो रही है और वो जो है आगे बढ़ रही है। तो काफ़ी और महिलाएं जो है खुद पढ़ना भी चाह रही है, सरकार द्वारा भी उनको कई ऐसी स्कीमें दे रखी जिससे महिलाएं आगे आए और निश्चित रूप से जब इस तरह की स्कीम से जब चला रही है गवर्नमेंट तो सोच में तो फ़र्क पड़ता ही है। और अब देखिए कि महिलाएं अपने आप को बहुत आगे बढ़ के अपने आप को आगे स्थापित भी करना चाहिए और राजनीति में भी ये विशेष रूप से उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। देखिए पहले बहुत कम महिलाएं जो हैं वो राजनीति में आती थी, मतलब आप देखिए यदि हम पंचायत की बात करें तो वो एक जो रिजर्वेशन होता था कि भाई कि यहाँ पे महिला की सीट है तो उसी के अंदर जो है उनके जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो उनको केवल वो नाम मात्र के लिए उनको इलेक्शन लड़ाते थे और केवल वो नाम मात्र के लिए अपनी वो सीट पे बैठती थी या कई बार जो है वो अपने जो नॉर्मल रूटीन के वर्क होते थे वो भी उनके फैमिली मेंबर ही करते थे। लेकिन आज देखिए चूँकि महिलाएं आगे बढ़ चुकी है, पढ़ाई का भी बहुत अच्छा माहौल है, हर व्यक्ति हर महिला ये चाहती है कि मेरी बच्चियां आगे बढ़े, मेरी बच्चियां पढ़े। जिस तरह से सोच में जो बदलाव हुआ है तो अब महिलाएं जो है हर दृष्टि में आगे आना पसंद कर रही है और आगे आ भी रही हैं। आपके पास कभी कोई ऐसी महिलाएं आई हैं जिन्होंने बोला हो कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आप मेरी मदद कीजिए या आप मुझे बताइए कि मैं कैसे पॉलिटिक्स में आऊँ? पॉलिटिक्स के में भी आने के लिए बहुत सारे लोग जो मेरे से इंस्पायर होते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाती थी तो बहुत सारी गर्ल्स जो थी वो मोटिवेट होती थी, बोले मैडम अच्छा आपने इलेक्शन लड़ा है, मैडम हमको भी लड़ना है, हम भी जो है आपकी तरह बनना चाहते हैं। अब जैसे महिलाएं मिलती है मुझे, जैसे गाँव में मिलती है, यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं मिलती है, तो बोलते हैं कि दीदी हमें भी आपकी तरह बनना है। गाँव में भी महिलाएं सोचती हैं कि साहब हम भी है ना, मतलब कुछ नहीं तो पंच सरपंच और इस तरह से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करें, हम आगे बढ़ें, आप हमें भी आगे बढ़ाइए। जैसे महिलाओं को मैं लेकर आती हूँ तो बताती हैं कि भाई हम जो है कौन सी पोस्ट हमारे लायक हो सकती है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे मतलब मैं बताऊँ रोज कोई ना कोई इस तरह से मिलते ही हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि महिलाएं खुद आगे बढ़ना चाह रही है, यही तो हमारा महिला सशक्तिकरण है। तो मैम आप 5 साल जैसे जब होता तो 5 साल में आप लोग ग्राउंड पे भी काम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी। आजकल जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया के अराउंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हाँ, अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो हम सोशल मीडिया पे जीत जाएं तो हम इलेक्शन जीत गए। हाँ, तो सोशल आपका भी मीडिया ऐसा की ही एक है हाँ कि ग्राउंड का अपना एक प्रभाव होता है। हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये माना जाता है कि जो जिसने ग्राउंड नहीं देखा उसने क्या देखा, पर आजकल का माहौल अलग है।
आजकल लोग कहते हैं कि नहीं सोशल मीडिया ही आपको स्टार बनाता है, सोशल मीडिया जो आप, तो आपका वो क्या लगता है कि क्या दोनों ही बराबर हैं तराजू में, या एक सोशल मीडिया ज़्यादा बड़ा है या ग्राउंड ज़्यादा? तो क्या आप कैसे करते हो इन 5 सालों में, क्या सोशल मीडिया में ज़्यादा ध्यान देते हो या ग्राउंड पे लोगों से मिलने के लिए? देखिए, दोनों ही चीज़ों का एक अपना अलग महत्व है, दोनों की अपनी नेगेटिविटी, पॉज़िटिविटी दोनों की अलग-अलग है। आप देखिए कि अब यूथ के पास सबके पास मोबाइल है, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा उसको यूज़ लगता है और जो पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे भी तो ग्राउंड लेवल पर भी उतना ही वर्क करना पड़ता है और सोशल मीडिया पे भी बराबर रहना पड़ता है। जैसे आज आपने क्या काम किया, तो आप जब सोशल मीडिया पे डालते हो, तो पूरे क्षेत्र के अंदर पता चल जाता है कि आज मैडम वहाँ पे है, आज ये हमारे डेवलपमेंट का काम हुआ है, आज ये हमारे क्षेत्र में नवाचार का हुआ, जैसे अभी हमारा बजट आया था, तो सब जगह पूरी तरह से सोशल मीडिया में क्योंकि जब मैं 2 दिन बाद वहाँ गई, तो पूरी जगह होर्डिंग्स वगैरह लगे, तो सोशल मीडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और ग्राउंड लेवल पर जब आप वहाँ पर जाकर उनके बीच में उनके सुख-दुःख सुनते हो, लोगों से मिलते हो, तो वो एक अलग वहाँ पे उसका उस चीज़ का एक अलग प्रभाव मिलता है। सोशल मीडिया पे आधे लोग देखते हैं, आधे नहीं देखते हैं। ग्राउंड लेवल पर जब आप वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पे जब वर्क करते हो, तो उसमें भी जो है वहाँ पे उसकी चीज़ की अलग इम्पोर्टेंस तो मुझे लगता है कि दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। केवल आप जो है ग्राउंड पे काम करो, सोशल मीडिया पे ना रहो तो वो नहीं चल सकता है कि आपने ग्राउंड पे तो खूब काम कर दिया लेकिन सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल भी नहीं हो तो कई बार जो है लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं चल पाता है। और या आपने ग्राउंड पे कोई काम किया ही नहीं और केवल आप केवल सोशल मीडिया पे छाए हुए हो और ग्राउंड पे नहीं हो, तो जनता वैसे ही आपको पसंद नहीं करेगी। तो दोनों को जो है आपको बैलेंस आउट बैलेंस करके करके फिर ही चलना आगे पड़ेगा। चलना पड़ेगा, तभी आपकी इम्पोर्टेंस होगी वहाँ पे। तो मैम काडर का कितना साथ होता है किसी भी नेता को बड़ा बनाने में? मतलब हम कहते हैं कि काडर होना चाहिए आपके पीछे, हम किसी भी नेता से पूछते हैं आपके पीछे कितने का काडर है, तो काडर का कितना बड़ा साथ होता है एक नेता को बड़ा बनाने में, उसे जिताने में, उसे हेल्प करने में, इलेक्शंस लड़ने में कितना बड़ा? और आप अपने काडर से कितना जुड़े हुए हैं? आप उनसे मिलते हैं, उनसे डेली बात करते हैं, क्या आपका उनके साथ एक्सपीरियंस रहता है? देखिए कि हर व्यक्ति के साथ में एक आर्डर का तो एक अलग अपनी इम्पोर्टेंस होती है कि वही लोग जैसे कहते हैं ना कि किसी मंदिर के अंदर जो है मंदिर को वो पुजारी लोग ज़्यादा पूजा देते हैं तो वो तो एक अलग बात होती है कि लेकिन फिर भी मैं तो ये चाहूँगी कि एक टीम वर्क होता है, सभी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं और उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है कि वो लोग सब मिलकर आपके साथ होंगे और आपको उनके साथ लग के उनकी पूरी भावनाओं का और उनको पूरा सम्मान देना होगा तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। और कोई भी आपकी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कभी भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कोई काम गलत भी हो रहा है आपसे। कई बार ये होता है जाने-अनजाने के अंदर जो है आपने कुछ छोटा-मोटा कुछ गलत कर दिया है, तो पीछे आपके कोई इस तरह के व्यक्ति होने चाहिए जो आलोचनात्मक आपकी समीक्षा कर सके कि नहीं अपन ने यहाँ पे अपने को सुधार की ज़रूरत है और यहाँ अपन और बेटर तरीके से अपन कर सकते थे। तो वो एक अलग बात होती है कि आपका जो है इस तरह से आपका इस तरह के लोग भी आपके साथ होने चाहिए जो आपको इस तरह से मोटिवेट कर सकें। तो मैम आप कभी-कभी ऐसा होता है कि आप घर आते हो, आप चिंतन करते हो कि या किसी से एडवाइस लेते हो कि आज मतलब मैंने इन लोगों से मिली बट मुझे नहीं समझ आ रहा, तो घर में आप अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से किसी से कि आप आ जाके डिस्कस करो कि यार मैंने आज ये चीज़ करा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई आपका कॉन्फिडेंट है आपके घर में या आपके परिवार में कोई और जिनसे आप डेली आके बात करते हो, स्ट्रेस रिलीफ की तरह एक तरह से होता है ना कि एक बंदा है मेरा स्ट्रेस बस्टर है। तो आपके परिवार में भी कोई है आपका, या आपके हस्बैंड है या बच्चे हैं, कौन है? देखिए, अब है ना कहीं भी आपने देखा होगा कि महिलाएँ बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेती हैं। कई बार इस तरह से हो जाता है कि आपके और कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिससे आप हर तरह से शेयर कर सकते हो। तो नेचुरली हस्बैंड होते हैं उनको हर तरह की बात सब तरह से बताती हूँ। तो वो मेरे अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं कि नहीं यहाँ पर आप सही हो, यहाँ पर आपने कुछ गलत किया है। तो वो मतलब सही ढंग से मुझे बताते हैं कि इस तरह से फिर कुछ और आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ और पूछना है तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे फादर हैं, उन सब से मैं डिस्कस ईज़ी वे में कर सकती हूँ कि बच्चों से भी कई बार क्योंकि आप देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अपने बच्चों से भी बहुत कुछ अच्छी बातें सीख सकते हो। अपने जो बड़े लोग हैं मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो अपने से बड़े लोग हैं, चाहे वो उम्र में से आपसे 1 दिन भी बड़े हैं और आप उनसे कुछ सीखोगे, आप उनको सम्मान करोगे और आप उनके सामने झुक के और विनम्रता से आप उनसे बात करोगे तो कोई ना कोई चीज़ आपको सिखाएँगे ही सिखाएँगे। क्योंकि अनुभव हुआ और अनुभव जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो
कुछ कई चीज़ें ऐसी होती है जो अनुभव से ही आती है आपको, तो वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं और अपने अनुभव के द्वारा वो आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कई बार जो है अपने हस्बैंड से भी शेयर करती हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनसे भी शेयर करती हूँ, जो मुझे पॉलिटिक्स में यहाँ तक पहुँचाया है, आर के मेघवाल साहब। मैं अपने फादर से भी शेयर करती हूँ, अपने घर में जैसे कोई बड़े लोग होते हैं उनसे भी कह के, तो वो सही राय देते हैं और उस तरह से जो है आपकी मदद करते हैं, आपको मेरी स्ट्रेस मदद रिलीव करते करते हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैम आपने देखा होगा कि आजकल जैसे हम लोग, जैसे हमारी संस्था है, हम लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं जो कि राजनीतिक परिवार से ना आए हों, जो बहुत आम देखते हैं कि आजकल राजनीति में ये हो रहा है कि हर कोई ये बात कर रहा है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ वही आता है जो राजनीतिक परिवार से हो या जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या कोई बहुत ही ज़्यादा करोड़ोंपति हो। तो आप इतनी साफ छवि के साथ इतने साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो विचारधारा है लोगों की, पॉलिटिक्स में साफ छवि वाले लोग नहीं आ सकते, ये विचारधारा क्यों है, ये क्यों बन गई? और आपने इतनी क्लीन पॉलिटिक्स करी है इतने सालों से, तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट? इज इट कि ये महिला के कारण है या ये है कि साफ पॉलिटिक्स भी हो सकती है, बस हम चूज नहीं करते हैं उस चीज़ को? क्या है ये? नहीं, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि सभी खराब हो, सभी अच्छे हो और जो अच्छे लोग होते हैं वो आपकी एक रोल मॉडल भी बनते हैं। और यदि आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, यदि आपने खुद का आपने अपना एक स्टैंड बना लिया है कि नहीं मुझे इस चीज़ से परे नहीं जाना है और मुझे ये काम करना है और मुझे इस तरह से जो है अपने उसूलों के साथ आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से हर महिला अपने जो है अपने प्रिंसिपल्स तय कर सकती है और उसके अनुसार वो आगे बढ़ सकती है। और राजनीति में रहकर आप ज़्यादा लोगों की सेवाएं कर सकते हो, ज़्यादा लोगों को आगे कर सकते हो, ज़्यादा लोगों के लिए जो है आप उनकी मदद कर सकते हो। तो निश्चित रूप से जो है महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आना भी चाह रही है और आगे आती भी है। और जो एक धारणा बनी हुई है धीरे धीरे वो मिथक टूटता जा रहा है। आप देखिए कि महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आगे आ रही है और आगे बढ़ भी रही है। और राजनीति में तो विशेष रूप से अब हर महिलाओं की इच्छा होती है कि हम राजनीति में जाएं, आगे बढ़ें, ताकि हम ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मैम जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले भी अभी बात करी कि आज भी पंचायत और पार्षद लेवल पे हम लोग देखते हैं कि प्रधान पति का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चलन में है, कि होती तो महिलाएं हैं जो सरपंच होती हैं, बट चला पीछे से कोई फैमिली मेम्बर है। जबकि रिजर्वेशन, जब लोकल लेवल पे रिजर्वेशन आई तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ गई। इनफैक्ट 40% से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिक्स में लोकल लेवल पे। बट हम फिर भी अभी देखते हैं कि आज, जैसे आपने एक वो शो देखा होगा पंचायत करके, उसमें भी नीना जी जो है वो होती तो वो खुद सरपंच है बट उनके हस्बैंड चला रहे होते हैं पूरा, ठीक है। तो हम ये कल्चर देख रहे हैं और ये कल्चर किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये जो 33% रिजर्वेशन बिल जो हम लेकर आ रहे हैं, कि एमएलए और एमपी लेवल पे हम जो लेकर आ रहे हैं, तो ये कल्चर कब हटेगा और ये कल्चर क्यों है? इसके पीछे कोई कारण है कि हमारी महिलाएं आज भी इंडिया में एजुकेटेड नहीं है, या आज भी उन लोगों को चूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता कि आप किसको वोट करें? कि मैंने कई लोगों से सुना है कि कई बार ये होता है कि अपने हस्बैंड्स के साथ वो वोट देने जाती हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि उनको किसको वोट करना। तो मतलब वो लैक ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स है, वो कोई अपने आप में उनकी कोई विचारधारा नहीं है वो है, या अभी भी हमारी फैमिलीज़ में हम पेट्रियार्कल सोसाइटी से हैं, तो पुरुष प्रधान जो देश है उसमें महिलाओं को अभी टाइम लगेगा आने में। तो क्या आपका इस पे विचार है? नहीं, देखिए आजकल महिलाएं, पहले शिक्षा की कमी थी, जैसे मैंने बताया कि महिला सशक्तिकरण, वो शक्ति और शिक्षा दोनों ही देंगे तब वो आगे बढ़ रही है। और अब चूंकि एक सोसाइटी के अंदर एक जागरूकता बढ़ी है और सब, पहले पढ़ाई कम होती थी, शिक्षा के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी। अब तो हमारे राजस्थान के अंदर भी जो है हमारी जो शिक्षा का यदि आप औसत देखा जाए, अनुपात देखा जाए, तो महिलाएं आगे बढ़ रही है और एक जागरूकता आई है। तो महिलाएं खुद भी जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है। और उस समय जो है एक एजुकेशन की कमी हुआ करती थी कि महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था, पुरुषों को ही ज़्यादा पढ़ाया जाता था। और नेचुरली जैसे आप जो ये बात बता रही है, ग्रामीण क्षेत्र में मैंने भी इस तरह की चीज़ को नोट किया है। तो मैं तो ये कहती थी कि वास्तव में जो जनप्रतिनिधि हैं
उनको आप अपनी सीट पे बिठाइए और वो लोग काम करेगी। आपने देखा होगा कि 13 से 18 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पर, और हमने एक नियमों में संशोधन किया था कि पंचायत राज के अंदर भी 8th क्लास पास होना चाहिए। ये एक एजुकेशन का हमने एक राइडर लगाया था। और जब उसमें जब 8th क्लास पास की जब महिलाएं जब आगे आएगी, मतलब 8वीं तक पढ़ी हुई जब वो आगे आएगी, तो वो कुछ कागज को पढ़ेगी लिखेगी। उन्हें जब पढ़ना नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो नेचुरली जो है उनके हस्बैंड या उनके जो भी परिवार के सदस्य हैं वो ही चलाएंगे। लेकिन जब ये राइडर लगाया तो पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आने लगी, और जब पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आने लगी तो जब भी उनके सामने कोई कागज आता था साइन करने के लिए तो वो पढ़ती थी, वो उसके ऊपर क्वेश्चन करती थी। तो धीरे धीरे से जो है इस तरह से चेंजेस आया। उसके बाद में वापस ये राइडर हटा दिया गया है उसमें कि नहीं अब जो है, तो धीरे धीरे जब महिलाएं पढ़ी लिखी जब आगे आने लगी तो नेचुरली जो है वो अब जब पढ़ लिख कर जब आगे कि भाई हाँ इस तरह के हैं, उनको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। और जब ये निकाला कि जो वास्तव में जो जनप्रतिनिधि हैं वो ही जो है पंचायतों की जब बैठकें होती है तो उसमें आए, और स्पेशली उस तरह बोला जाता कि नहीं आप लोग उन्हीं को बुला के लाओ और उन्हीं को बिठाया जाएगा, और जो प्रतिनिधि हैं वो जो है बाहर बैठा करेंगे, तो महिलाओं को लेकर आते। तो धीरे धीरे जो है उनको भी अच्छा लगने लगा कि आज हमको जो है चेयर पे बिठाया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है, और जो वो साइन भी करती थी, पढ़ती थी, कोई कागज उनके पास में आता था। तो फिर धीरे धीरे उनकी सोच में भी बदलाव हुआ, और अब तो मुझे लगता है कि बहुत कम इस तरह से जो राजस्थान में देखने को मिलेगा कि उनके प्रतिनिधि आते हैं। बाकी तो महिलाएं खुद अपना काम खुद ही करना चाहती हैं। तो मैम जैसे लोकल पॉलिटिक्स में ओवर द इयर्स, क्योंकि सरकार ने भी काम करा है, सेंटर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक साथ मिलकर काम करा है, तो काफ़ी चेंजेस आए। सिमिलरली हमारे संस्था ने हम रिपोर्ट्स करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी बहुत आते हैं, और राजस्थान में तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ही चर्चा में रहती है हमेशा से अपने इलेक्शंस के टाइम पे। पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कम है। उसका कोई मेन रीज़न कि क्या है? आपने कभी कोई चीज़ नोटिस करी हो या आपने बारीकी से कुछ देखा हो ऐसा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से महिलाएं कम क्यों आ रही हैं, लोकल पॉलिटिक्स से महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं? ऐसा क्यों? मतलब कोई रीज़न आपने नोट करा हो कभी? देखो बच्चियां, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में थी तो कुछ बच्चियां ही जो थी वो पॉलिटिक्स में भाग लेना पसंद करती थी। जैसे स्टूडेंट इलेक्शन में जब वो फाइट करना पसंद करती थी, बल्कि उनको मोटिवेट करना पड़ता था कि आप आगे आओ। कई बार उनके पेरेंट्स की तरफ से मना होता था, कई बार हमारे संस्कार जो थे उनके कि नहीं जो है आप लोगों को अभी केवल पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। फिर आपने देखा होगा कि कैरियर ओरिएंटेड होती थी बच्चियां जो है वो ज़्यादा कि नहीं हमें पढ़ लिख कर हमें एक आगे अपनी गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब के प्रति एक पॉलिटिक्स करियर नहीं लगता हाँ या उनको ये कुछ? लगता था कि नहीं हमें जो है अपना कैरियर जो है एक एजुकेशन में या किसी उसमें जो है हमें जॉब करनी है और हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। पॉलिटिक्स में ही होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि भाई आगे हम बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, स्टूडेंट लीडर भी बन जाएंगे तो फिर हमारा आगे क्या होगा। और इस तरह से जो है लेट नाइट तक अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैंपेनिंग करनी है तो लेट नाइट तक भी करनी होती है, थोड़ा बोल्ड भी होना पड़ता है, घर से भी जो है उनके पेरेंट्स की भी परमिशन चाहिए होती है। तो बहुत कम पेरेंट्स ये चाहते थे कि एक लेवल तक जो है बच्चियां पहले एक बार अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। मैं भी कई बार बच्चियों को मोटिवेट करती थी तो वो कहती थी मैडम हम लोग हम पढ़ाई करें तो हमारा ज़्यादा ठीक रहेगा कि कम से कम हमारी जॉब तो लगेगी। और बहुत कम जो बच्चियां होती थी वो ही इस तरह से आती। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हर मतलब लड़कियां भी बहुत आगे आना चाह रही है पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो देख रही है कि यदि हम राजनीति में आएंगे तो हम कुछ अपने समाज के लिए भी कर पाएंगे, लोगों के लिए हम कुछ कर पाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कुछ फेम भी होना चाहती हैं कि भाई हम कम से कम लोग हमें जाने करें, और आगे बढ़ चढ़ कर भी वो जो है वो हिस्सा लेने लगी है, क्योंकि सोच में बदलाव हुआ है। तो मैम आपने पार्टी ऑर्ग में जब आप पार्टी ऑर्ग में काम कर रहे थे, जब आप पावर में नहीं थे, पार्टी ऑर्ग में काम, तब आपने देखा है कि महिलाएं कैसे आती हैं पार्टी ऑर्ग में? आपने देखा है कि उनकी पार्टिसिपेशन क्या होती है? ग्राउंड लेवल पे महिलाओं की पार्टिसिपेशन होती है या हमेशा ऊपर वाले लेवल पे ही होती है? देखिए मैं तो सबसे पहले तो हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया और 33% रिजर्वेशन दिया कि ये सीटें तो जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है ही है। तो महिलाओं में एक मोटिवेशन बना है कि नहीं हम जो है अब इन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और जब 33% हमको रिजर्वेशन बना है तो महिलाओं में एक तरह से सकारात्मक सोच बनी है और वो आगे आना। अब जैसे आप जो ग्राउंड लेवल की बात
कर रहे हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन राजनीति में कम होता है, तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और जैसे कि अब एजुकेशन का लेवल भी बढ़ रहा है, और जब वो बाहर निकल रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, खुद भी पढ़ रही है, अब वो भी जब न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, टीवी में अपने न्यूज़ सुनती है, करती है, तो निश्चित रूप से जो है उनमें खुद में एक सेल्फ मोटिवेट होती हैं वो। हम लोगों को जैसे देखती है पॉलिटिक्स के अंदर कि किस तरह से जो है महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो अब जो है उनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे आपने देखा होगा इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैम मैं जैसे आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आपके स्टार्टिंग से कभी आपने किसी को एडमायर करा है कि मैं इनकी तरह, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, मतलब कई बार होता है कि हम किसी और पार्टी के इंसान को कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, मैं शायद इनकी तरह बनना चाहूँगी, या मुझे इनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आपको किसी ने पर्सनली मोटिवेट करा है कि किसी की स्पीच आपने किसी दिन सोची कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा? तो आपकी लाइफ में कभी स्टार्टिंग में या अभी एट प्रेजेंट कोई ऐसा मोटिवेशनल फिगर रहा है कि नहीं? देखिए, मैं नाम तो नहीं कोट करना चाहूँगी, लेकिन मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है कि मैं बुक्स पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। तो मैं बुक्स भी बहुत पढ़ती थी आती थी, और जैसे कवि सम्मेलन का बहुत शौक, तो उसमें भी कई बार जो है अच्छे शब्दों का और इस तरह से यूज़ में लिया जाता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी कई बार जो है वो करते थे। और जैसे कि पॉलिटिक्स में जो स्पीच जो होती थी 15 अगस्त 26 जनवरी को, जब मैं स्कूल स्टैंडर्ड पे थी, जब वो पढ़ते थे, जब हम लोग सुनते थे, तो हम मोटिवेट होते थे। जो स्कूल के अंदर आप देखिए, आपकी जो टीचर होती है वही आपका रोल मॉडल हुआ करते हैं। फिर जैसे आप कॉलेज में आते हो और आगे बढ़ते हो, तो फिर धीरे धीरे आपकी जो है रोल मॉडल आपके चेंज होते रहते हैं। और जैसे जब आप पॉलिटिक्स में आए, तो आपको जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मोदी जी की आप स्पीच सुनिए, हमारे इस तरह से कई लोग थे। यदि मैं कई जो है अदर पार्टी की विचारधारा के लोग भी जो थे, उनकी भी जब मैं स्पीच सुनती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक लेवल, एक स्टैंडर्ड से जब वो बात करते हैं, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और मैं मतलब पहले तो, चूंकि सोशल मीडिया तो अब आया, मोबाइल्स वगैरह अब आए, तो जब वो बुक्स वगैरह में उनकी स्पीच वगैरह हम लोग पढ़ती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैम आपसे कुछ आखिरी सवाल। अब हमारी संस्था हर साल एक रिपोर्ट भी निकालती है, जिसमें हम लोग, जैसे इस साल हमने लोकसभा के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ 74 महिलाएं एमपी बनकर आई हैं। उसमें से 60% जो महिलाएं थी वो राजनीतिक परिवार से हैं। तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि हमारी संस्था सिर्फ ऐसे लोगों की हेल्प करती है जो राजनीतिक परिवार से ना हो, जो अच्छे बैकग्राउंड से हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले ना हो। पर आप देखोगे कि ये जो स्टार्क डिफरेंस है कि मेल रिप्रेजेंटेशन इतनी डायनेस्ट, ये नहीं है कि मेल रिप्रेजेंटेशन डायनेस्ट से नहीं आ रही है, बट महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक परिवारों से ज़्यादा आ रही है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न आपको लगता है कि क्या हो सकता है वो रीज़न? और आप क्या मतलब महिलाओं को क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में आए? देखिए, कुछ तो माहौल का फ़र्क पड़ता ही है। जैसे अपन कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा। तो कई बार ये चीज़ें होती है कि जिस माहौल में आप पले बड़े हो, वो माहौल आपको आकर्षित करता है। और कई बार जो है अपनी विरासत को कुछ लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दिमाग में जब डेली वो बातें घूमती है कि अपने फैमिली में कोई विधायक एमएलए रहा हो, कोई एमपी रहा हो, और जब आप देखते हो कि उनके वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से, तो वो चीज़ों का तो एक फ़र्क पड़ता ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब से हमारा ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, उसके बाद में जो अब नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होगा हमारा, लोकसभा का इलेक्शन, तो उसके अंदर जो है महिलाएं बहुत आगे आएगी। और नॉन पॉलिटिकल फैमिली में ये होता है कि महिलाओं के अंदर, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, सोच का भी फ़र्क पड़ता है कि राजनीति के अंदर हमें अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या पता हमें आगे कौन बढ़ाएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे, या यदि सीट फिक्स होती है कि ये महिलाओं की ही सीट है, जैसा कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में जब ये होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ पर महिलाएं आगे आएगी ही आएगी वहाँ पर। और जो आप बता रहे हो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिलाएं ज़्यादा आई है, तो मैंने आपको बताया ना, जिस माहौल में आप पले बड़े हो, तो एक वो चीज़ आपको मोटिवेट तो करती है कि हमें इस तरह से। तो मैम आप महिलाओं को कुछ इंस्पिरेशनल बोलना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि क्यों पॉलिटिक्स में आना इज ऑल्सो गुड ऑप्शन? क्योंकि आप भी एकेडमिक बैकग्राउंड से, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगा होगा कि पॉलिटिकल करियर बैड करियर है, नहीं, बहुत अच्छा करियर है। मुझे ये लगता है कि आप यदि राजनीति के अंदर महिलाएं आती हैं, और राजनीति के अंदर महिलाएं आगे बढ़कर आएगी, और पढ़ी लिखी महिलाएं यदि इस राजनीति के अंदर आती है,
तो वो अच्छे तरीके से जो है अपने क्षेत्र का विकास कर सकती है, समाज की सोच में परिवर्तन कर सकती है और राजनीति में रहकर एक बड़े और गरीब तबके को या आम जन की ज़्यादा मदद कर सकती है, ज़्यादा सेवा कर सकती है। तो मैं तो महिलाओं को यही कहूँगी कि आपको राजनीति में आकर जो हम एक सोचते हैं कि हमें समाज में ये सुधार करना चाहिए, वो आप राजनीति में आकर उस चीज़ को सुधार कर सकते हो। और जो एक अपने में रहता है कि मैं राजनीति में आकर या मैं इस क्षेत्र में आकर जो है ज़्यादा मतलब एक जो आम व्यक्ति है उसमें उन लोगों की किस तरह से मदद कर सकती हूँ, तो उसके लिए एक राजनीति कैरियर ही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप राजनीति में आके उन लोगों की बहुत मदद कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और धीरे धीरे महिलाओं की सोच में भी फ़र्क पड़ रहा है, एक तरह से सकारात्मक सोच हो रही है राजनीति में आने की भी, कि जिस तरह से जो है सरकार भी उनकी सोच में और जो है शिक्षा में भी सुधार हो रहा है। पहले महिलाएं कम पढ़ती थी, बालिकाओं को कम पढ़ाती थी, अब हमारा जो है बालिकाओं को जो पढ़ाने का स्तर है वो भी हमारा बढ़ गया है। और इस तरह से महिलाएं आगे आ रही है, तो उनको हमने जैसे बताया ना, उनको शक्ति और शिक्षा में भी उनको जागरूक करना है और फिर उनको एम्पावर भी करना है, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से भी और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, सभी तरह से यदि हम उनको सशक्त करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो आगे बढ़ेगी। और आज आप देख लो कि महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आपसे बहुत सारी और महिलाओं के लिए तो मैं कहना चाहूँगी, कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को ये हमेशा देना चाहिए कि हम चलेंगे तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, हम चलेंगे तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की क्या बात करें, हिमगिरी सरीखे चल पड़ेंगे। ये दिशाएं पथ रोक लेगी मेरा। दिशाओं का मतलब है कि कोई ना कोई आपके बैरियर तो आएगा ही आगा, इतना आसानी से जो है उसका कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये दिशाएं पथ रोक लेगी मेरा, हम चलेंगे तो सूरज क्या दीप हजारों जल पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। महिलाएं यदि खुद आगे बढ़ेगी और खुद ठान लेगी तो कोई भी काम ऐसा जो है उनके लिए मुश्किल नहीं है और सब जो है आगे उनके लिए रास्ते अपने आप जो है खुलते चले जाएंगे। पॉलिटिक्स में स्पेशली जो है जिस तरह से आपने आज मेरा भी इंटरव्यू वगैरह लिया और इस तरह से जो आप कार्य कर रही हैं, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो उद्देश्य है आपकी संस्था का, उस उद्देश्य में भी आप सफल हो और अच्छे व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में आगे आए, उनको आप मोटिवेट करो ताकि जो है अच्छे व्यक्ति आगे आके समाज में और आधा हम जो है सकारात्मक सोच को विकसित कर सकें। थैंक यू मैम।